हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा प्रमुख युद्ध के बारे में। इसके पूर्व आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात हमारा अर्थव्यवस्था ब्रिटिश भारत में किस प्रकार था, किस प्रकार से टैक्स कलेक्शन किया जाता था, कौन सी पद्धति लाई गई थी, क्या था, उसके बारे में। विभिन्न प्रकार के टैक्स कलेक्शन का आधार जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इजारेदारी, ज़मींदारी प्रथा, ये सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, तथा अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जमींदारी व्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया है इजारेदारी प्रथा, ठीक है। इजारेदारी प्रथा जिसे बोला गया है फार्मिंग सिस्टम, किसने आरंभ की थी? इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में। नेक्स्ट है किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को। फिलिप फ्रांसिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक जाना जाता है। फिलिप फ्रांसिस कौन थे? तो फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था, फोर्ट विलियम, उसके गवर्नर जनरल थे फिलिप फ्रांसिस। उन्हें भारत में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक बोला गया है, फिलिप फ्रांसिस को। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? तो 1790 ईस्वी में। कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? 1790 में। नेक्स्ट है किसके प्रशासन काल में, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1790 में। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 22 मार्च 1793 को। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया? तो 22 मार्च 1793। याद कीजिएगा 22 मार्च को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस है? तो 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया 22 जनवरी 1793 में। और किसके साथ किया जाता था? तो जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ? जमींदारों के साथ। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त के अन्य क्या नाम थे? अन्य नाम, तो अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी के नाम से भी जाना गया। अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम थे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, अतः जमींदारों ने कोई भी खेतिहर को पट्टा जारी नहीं किया था। क्वेश्चन पूछा गया था चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया था, इसका क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं होना, जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं होना।
नेक्स्ट है सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय था। सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। सूर्यास्त कानून क्या था, तो अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदार की नीलामी की जा सकती थी। 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लागू किया गया। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदार की नीलामी की जा सकती थी। अर्थात इसके अंतर्गत ये व्यवस्था था कि अगर ये जमींदार हैं तो इन्हें एक निश्चित दिन सूर्य ढलने के पूर्व ही जो लगान होता था वो ब्रिटिश के पास जमा करना होता था। अगर नहीं जमा करते थे तो इनकी ज़मींदारी चली जाती थी। यही था सूर्यास्त कानून। नेक्स्ट है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वन्यचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस शिकायत करता है कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचर यानी कि जंगली जानवर के निवास योग्य जंगल हो गए थे। ये कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स होता है किसान। तो इसमें अस्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन था। वही अगर बात किया जाए तो रैयतवाड़ी में, तो रैयत में लगान लिया जाता था डायरेक्ट किसान से। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित कौन कौन हैं। तो अलेक्जेंडर रीड 1793 में और टॉमस मुनरो 1809 में एवं 1820 में। टॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड 1793 में, टॉमस मुनरो 1809 में। नेक्स्ट है, टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है। तो रैयतवाड़ी से। टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है। तो रैयतवाड़ी से। ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी। कौन से क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। तो पश्चिमी भारत तथा दक्षिण भारत में। पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये था रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत। क्योंकि रैयत मीन्स ही होता है किसान, किसान ही खेत का मालिक होता था, किसान को ही लगान देना पड़ता था ब्रिटिश को। इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को लगान देना होता था। क्वेश्चन पूछा गया था, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो वो प्रथा थी रैयतवाड़ी प्रथा, और ये प्रथा दक्षिण भारत तथा पश्चिम भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य क्या है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यानी कि किसान से डायरेक्ट सरकार के बीच कोई भी बिचौलिया यानी कि जमींदार नहीं था। सरकार रैयत को पट्टे पर भूमि देती थी, यानी कि टैक्स पे। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब होता है गांव, ठीक। महालवाड़ी व्यवस्था भारत में तालुकदार जिसे तालुका बोलते हैं, या तालुकदारी या महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो हॉल्ट मैकेंजी को भारत में महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, जो 1819 में लाए थे तथा 1822 में लागू हुआ। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में भारत में लागू हुआ।
क्वेश्चन पूछा गया है महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो यह पंजाब के बड़े हिस्से में, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। तो ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में? तो पंजाब के बड़े हिस्से में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में यह फैला था। तथा भूमि ग्राम समुदाय के साथ, यही इम्पोर्टेंट है, ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी यानी को शेयर्स को ढांचा कहा जाता था। नेक्स्ट है तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो अवध से। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो अवध से। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में होती है। 1839 में चाय कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम बनी थी तथा दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया? तो 1885 में। 1885 में कार्यकाल रहता है लॉर्ड डफरिन का। क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया? तो 1885 में। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक, जमींदार तथा ग्राम समुदाय के बीच। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो व्यक्तिगत कृषक के पास था, जमींदार के पास था, ग्राम समुदाय के पास था। नेक्स्ट है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, अर्थात जमींदारों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा है? इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। तो ये लिखते हैं हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था का जनक लिखते हैं उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थिति के बारे में लिखते हैं इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के संबंध में सही तथ्य क्या है? औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है भारत में 1813 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। 1813 के अधिनियम के द्वारा ही एकाधिकार को समाप्त किया गया था। सिर्फ चीन से व्यापार तथा चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता था। नेक्स्ट है बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो मार्टिन बर्ड को। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? मार्टिन बर्ड को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। नेक्स्ट है भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक। भूमि व्यवस्था तथा उसके प्रवर्तक जैसे इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था किसके समय में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। तथा प्रवर्तक भी हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रवर्तक हैं सर टॉमस मुनरो। महालवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक हैं हॉल्ट मैकेंजी। बम्बई रैयतवाड़ी व्यवस्था के हैं एल्फिंस्टन। बम्बई रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक हैं एल्फिंस्टन। तथा बनारस का अस्थायी बंदोबस्त के
प्रवर्तक हैं जोनाथन डंकन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त टॉमस मुनरो के द्वारा, महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तथा इजारेदारी प्रथा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। इकोनॉमिक ड्रेन बुक जो लिखते हैं वो दादा भाई नौरोजी लिखते हैं। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल से चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ड्रेन थ्योरी दिए थे अभिव्यक्ति, ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये बतलाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा क्या है? ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा, तो भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या था? तो भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं होता था। नेक्स्ट है, कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? ड्रेन थ्योरी के में विश्वास नहीं रखते थे कौन? तो सर सैयद अहमद खां को दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट है, कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त तथा एम.जी. रानाडे। दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास रखते थे बी.जी. तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कहना किनका था? तो कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विचारक हैं, उनका मानना था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया गया था। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया गया, जिसके कारण भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। नेक्स्ट है, शब्द इम्पेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इम्पेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियाँ होम चार्जेज का संगठक थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि तथा भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी पूंजी निवेश किसमें किया गया था? तो रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और नौ परिवहन में। भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किसमें किया गया था? तो रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और नौ परिवहन में। नेक्स्ट है, वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में। वर्ष 1853 में भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। कहाँ? तो बॉम्बे में। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, बॉम्बे वेविंग एंड स्पिनिंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कावस जी नानाभाई के द्वारा बॉम्बे में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो निर्यात अधिशेष 1760 से 1947। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निर्यात अधिशेष।
नेक्स्ट है शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था? तो यूरोपीय द्वारा। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था? तो यूरोपियन के द्वारा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पनय वस्तुएं यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थी? तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम। कपास, रेशम, सोरा, अफीम। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन की निर्यात करने वाली माल पर उच्च तट कर। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट है 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 ईस्वी में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1880 में अकाल आयोग रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो एरिया था बिहार का। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में। 1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। तो इस प्रकार से हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि आधे लोग सिर्फ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। कोई भी वीडियो आता है तो सबसे नोटिफिकेशन पहले आपके पास जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए।